समूह का विवाह हो रहा है तो उसमें दुल्हन को ब्यूटी पार्लर लेकर के जा रहे हैं, और अलीगढ़ में तो हद मचा दी। एक टीचर को आपने कुत्ता गिनवाने के लिए लगा दिया। ये आपकी सरकार है। ये हम कहते हैं कि हमारा जो गुरु होता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु। नमस्कार, मैं गौरव कुमार पांडे हाजिर हूं यूपी तक पर। आज सदन में समाजवादी पार्टी के तमाम विधायकों ने शिक्षा विभाग के मुद्दों को लेकर हुंकार भरी। बकायदा शिक्षक भर्ती से लेकर बच्चों के पढ़ाई के स्तर को लेकर, स्कूल में बकायदा इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर भी कई सवाल उठाए गए, जिसमें से सपा विधायक रागिनी सोनकर ने इन शिक्षकों को लेकर मुद्दा उठाया कि किस प्रकार से शिक्षकों को पिछले दिनों मानसिक प्रताड़ना दी गई, उनके स्वास्थ्य को लेकर क्या कुछ चिंतन जो है सरकार कर रही है। हालांकि आपको बता दें कि रागिनी सोनकर के तमाम सवालों के जवाब शिक्षा मंत्री संदीप सिंह ने जो है दिए हैं। बकायदा बताया है कि किस प्रकार से स्कूल मर्जर को लेकर बातचीत चल रही थी, लेकिन क्या उसकी सत्यता है। इसके अलावा उन्होंने ये भी बताया कि शिक्षकों की हेल्थ के लिए भी काम किया गया, बकायदा स्वास्थ्य बीमा उनके लिए भी लाया गया, सरकार उनके बारे में भी सोचती। लेकिन सबसे पहले आइए जान लेते हैं रागिनी सोनकर ने क्या कुछ सदन में आज कहा। मंत्री जी से ये है कि आज 9,508 ऐसे स्कूल हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक टीचर की वजह से चल रहे हैं, और कई सारे ऐसे स्कूल हैं जहां सिर्फ और सिर्फ शिक्षा मित्र हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार शिक्षक भर्ती को और देरी ना करते हुए, क्योंकि 2 लाख से भी ज्यादा टीचर्स की आज सरकार की कमी है, उसको पूरा करने के लिए जल्द से जल्द शिक्षक भर्ती लाएगी, और लाएगी तो कब? और साथ ही साथ जो हमारे शिक्षा मित्र उतना ही काम कर रहे हैं और उनके पास जो है टेट क्वालिफाइड है, उनका समायोजन करने या उनका मानदेय जो है उसको बढ़ाने के लिए सरकार कब विचार करेगी? मानसिक और शारीरिक दोनों की दुरुस्तता की बात की। जो टीचर्स आज आपके बीएलओ बने पड़े हैं, जो टीचर आपके सर्वे कर रहे हैं, जो टीचर गणना कर रहे हैं, जो टीचर आपके मिड डे मील करवा रहे हैं, जो टीचर आपके अगर समूह का विवाह हो रहा है तो उसमें दुल्हन को ब्यूटी पार्लर लेकर के जा रहे हैं, और अलीगढ़ में तो हद मचा दी। एक टीचर को आपने कुत्ता गिनवाने के लिए लगा दिया। ये आपकी सरकार है। ये हम कहते हैं कि हमारा जो गुरु होता है, गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, और आपने गुरु को कहां ला करके पटक दिया। ये आपकी सरकार है। मैं ये पूछना चाहती हूं, क्या ऐसी मानसिक उत्पीड़ना के साथ आप ये कर पाएंगे कि हमारे प्राइमरी स्कूल के जो हैं बच्चे बढ़ पाए? मेरा प्रश्न आपसे ये है कि अंतर जनपदीय आज 10-10 साल से टीचर्स बैठे हुए हैं, उनके ट्रांसफर्स नहीं हो पा रहे हैं। ऐसी स्थिति में क्या सरकार, जो हमारे टीचर्स हैं 1,86,000 ऐसे टीचर्स हैं जो कि टेट के बिना ही उनको नौकरियां मिली, आज उनके ऊपर टेट की मार आ गई है। क्या सरकार उस टेट से उनको मुक्ति दिलाएगी? क्या सरकार अंतर जो आपके जनपदीय ट्रांसफर्स है उनकी बात करेगी? और जिस तरीके के व्यवहार को सरकार टीचर्स के साथ कर रही है, क्या उस पर रोक लगाएगी? और साथ ही साथ 35 टीचर और शिक्षा मित्र जो हैं वो मौत की घाट उतर गए। बीएलओ के रूप में वो काम कर रहे थे, और उन्होंने इन लोगों के लिए क्या सरकार उनके परिवारों में एक सरकारी नौकरी और साथ ही साथ मुआवजा देने का काम करेगी? मैं बस इन 3 प्रश्नों के स्पष्ट उत्तर चाहूंगी कि सरकार अवश्य दे। अब इन्हीं के एक सवालों को लेकर संदीप सिंह जो कि बेसिक शिक्षा मंत्री, उन्होंने जवाब दिया, ये सुन लीजिए आप। अपने शिक्षकों के स्वास्थ्य के लिए भी हम सब लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं, और इसीलिए जो शिक्षकों की बहुत लंबे समय से मांग चल रही थी कि उनको कैशलेस स्वास्थ्य का बीमा उपलब्ध कराया जाए, माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा इस शिक्षक दिवस के अवसर पे इसकी घोषणा भी की गई कि उत्तर प्रदेश के अंतर्गत जितने भी हमारे शिक्षक हैं, शिक्षा मित्र हैं, सभी लोगों को कैशलेस चिकित्सा की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, जिससे कि उनके भविष्य को और आने वाले समय में भी किसी भी तरह की अगर उनको कठिनाई आती है स्वास्थ्य से संबंधित, तो उसके ख्याल रखने के लिए भी सरकार उनके साथ में खड़ी हुई है। उत्तर प्रदेश में शिक्षा के गिरते हुए स्तर का भी माननीय सदस्य ने जिक्र किया। 2017 से लेकर के अभी तक अंतर जनपदी और जनपद के अंदर भी समायोजन दोनों किए गए, और लाखों की संख्या में शिक्षकों का तबादला हुआ है, ट्रांसफर हुआ है, और ऑनलाइन एक पारदर्शी व्यवस्था का पालन करते हुए हमारे ट्रांसफर की प्रक्रिया पे किसी भी तरह की कोई आलोचना नहीं होती और किसी भी तरह की कोई उंगली नहीं उठती। इससे पहले जब 2017 से पहले ट्रांसफर किए जाते थे और किस तरीके की ट्रांसफर्स की व्यवस्था थी, हम में से किसी भी सदस्य से ये छुपा नहीं है, और
किस तरीके से पूरी तरह से दलाली होती थी और पैसा वसूला जाता था शिक्षकों के ट्रांसफर के नाम पे। और उसके बाद भी उस शिक्षक को ये कंफर्म नहीं होता था कि मेरे पैसे चले जाने के बाद में भी मुझे मेरा मनचाहा ट्रांसफर मिल जाएगा या नहीं मिल जाएगा। एक बार पैसे चले गए तो वो पैसे भी उस शिक्षक के बर्बाद हो जाते थे। आज इस व्यवस्था को पूरी तरह से पारदर्शी बनाया गया है। एक भी शिक्षक से ट्रांसफर के नाम पे एक भी रुपए की वसूली प्रदेश भर में कहीं पर भी नहीं होती है। एक पारदर्शी व्यवस्था है जिसके अंतर्गत शिक्षक अप्लाई करते हैं और पॉलिसी बनाई जाती है प्रतिवर्ष, और उस पॉलिसी का पालन करते हुए जो शिक्षक उस पॉलिसी के अंतर्गत आते हैं, हर एक शिक्षक को उसके मनचाहे स्थान पर ट्रांसफर दे दिया जाता है। और म्यूचुअल ट्रांसफर की व्यवस्था भी हमने बनाई है जो प्रतिवर्ष हर वर्ष होती है। यानी कोई भी शिक्षक अगर म्यूचुअली एक दूसरे के स्थान पे अंतर जनपद या जनपद के अंदर जाना चाहता है, वो पोर्टल के माध्यम से अप्लाई करके OTP शेयर करके उसकी एक पूरी व्यवस्था बनाई गई है, एक दूसरे के स्थान पे जा सकते हैं। मुझे लगता है कि शिक्षकों के हित के लिए हमने जितने भी निर्णय लिए हैं वो शिक्षकों के भविष्य को और शिक्षक जिस तरीके से अपनी सेवाएं दे रहे हैं हमारे विभाग के अंतर्गत, उनको प्रोत्साहित करने के लिए सरकार ने हर एक उचित कदम उठाया है। जहां तक विपक्ष ने प्रश्न उठाया शिक्षकों के स्वास्थ्य के संबंध में, हम सब अपने शिक्षकों के स्वास्थ्य के लिए भी हम सब लोग बहुत ज्यादा चिंतित रहते हैं। और इस सदस्य ने जिक्र किया, वे शायद ये भूल गए कि गिरता हुआ स्तर उत्तर प्रदेश में शिक्षक का 2017 से पहले हुआ करता था, जहां पे बच्चों की पठन पाठन के लिए किसी भी तरह की कोई निगरानी नहीं होती थी, कोई व्यवस्था नहीं होती थी, और किसी भी तरह की कोई मॉनिटरिंग के लिए कोई पोर्टल या ऐप किसी भी तरह का कोई निर्माण नहीं किया गया था। राष्ट्रीय सर्वेक्षण जो NAS की रिपोर्ट है वो ये अपने आप में बताती है कि अगर हम पूरे देश का औसत देखें और उत्तर प्रदेश का अगर हम औसत देखें तो वो हर एक कक्षा में उत्तर प्रदेश का औसत पूरे राष्ट्र के औसत से बढ़ा हुआ है। चलिए, थैंक यू। अगला प्रश्न लेते हैं। तो लखनऊ यूनिवर्सिटी में जो आपका छात्र जीवन था वो कैसा था? क्योंकि कहा गया कि अभय सिंह भी आपके आसपास के ही थे। नहीं, तब तक तो हम लोगों के संबंध थे और हमसे एक वर्ष पहले आ गए थे अभय यहाँ पे लखनऊ यूनिवर्सिटी में। मैं जो है एक वर्ष बाद आया यहाँ पर। तो आए थे तो हम लोग, ये था कि ग्रेजुएशन कंप्लीट करने के बाद हमारी एक अपनी जो इच्छा थी, जो हमारा एक शौक था कि शॉर्ट सर्विस कमीशन के थ्रू, OTA के थ्रू आर्मी ज्वाइन किया जाएगा, 8 साल बाद छोड़ा जाएगा। VRS के प्रोविजन था उसमें 8 साल के बाद। तो हमने कहा फिर वापस आ जाएंगे, राजनीति करेंगे। क्योंकि हमने डिसाइड कर लिया था कि हमको पॉलिटिक्स करनी है, चुनाव लड़ना है, जनता की सेवा करनी है। हम लोग 80 के दशक में हमने देखा है, जो कभी कभी जो दलित मूवमेंट में देखता हूँ, दलित नेताएं कभी कभी नेता लोग आक्रोश भी व्यक्त करते हैं, बहुत कुछ जायज भी लगता है, लेकिन अब समय के साथ बहुत सुधार हुआ, तो उनको भी अपने बात विचार में सुधार लाना चाहिए। छुआछूत जैसी स्थिति 80 के दशक तक हम लोगों ने अपने बचपन में देखी थी। हमारे यहाँ मजदूर जो काम करते थे दलित, तो वो जान लीजिए अपना चप्पल पहन के भी नहीं आते थे। ऐसी छुआछूत आपने देखा है? देखा है मैंने, बड़ी पीड़ा होती थी। हम लोग बहुत छोटे थे लेकिन लगा, क्योंकि हम उनके बच्चों के साथ खेलते थे, उसके लिए लोग गाँव मना किया जाता था, नहीं कैसे उनके साथ खेलते। मुझे अजीब सा वो लगता था, बताइए अभी हम लोग किस, चूंकि मैं कलकत्ता पैदा हुआ था, वहाँ पढ़ रहा था, स्कूलिंग मेरी वहीं हुई अप टू 8th, तो मुझे लगा वहाँ तो जातिवाद था नहीं, हम लोग मोहल्ले में सब लोग एक साथ खेलना बिना मिलकर, गाँव में आते हैं ऐसा स्थिति है। तो एक धीरे धीरे हमारे अंदर एक भाव इस तरीके का हुआ, नहीं यार सोसाइटी में सभी को एक साथ रहना चाहिए। तो हमारे बहुत अपने घर के अंदर ही अपने तमाम क्वेश्चन हम अपने माता पिता से करते रहे। तो फिर धीरे धीरे मन में विचार पैदा होते चला गया, तो बढ़ गए। उसके बाद मैं आपको बताऊं, एक बार हमारे यहाँ एक इंटर कॉलेज है हम लोगों का, तो गांव पे हम लोगों के पूर्वजों का कॉलेज है वो। एक हमारे यहाँ प्रबंधक थे स्वर्गीय सूर्यनारायण सिंह जी, अब तो डेथ हो गई उनकी, और वहाँ पे इस समय जो प्रबंधक हैं आदरणीय विजयपाल सिंह, उसमें प्रिंसिपल हुआ करते थे। तो एक बार फीस बढ़ा दी गई वहां पर,
और फीस बढ़ा दी गई स्कूल में, तब कोई संसाधन स्कूल में पैसा इतना मिलता नहीं, टीचर्स को सैलरी मिलती थी, बाकी तो कोई ऐसा डेवलपमेंट को लेके कोई फंड जाता नहीं था। तो ये बाकी 100 रुपए की फीस बढ़ा के कुछ बेंच और डेस्क वगैरह लेने की बात थी बच्चों की। तो हमारे यहाँ गांव के तमाम, मैं यूनिवर्सिटी आ चुका था, तो तमाम हमारे यहाँ से दलित वर्ग के लोग आए, भैया 100 रुपया लगा दिया गया, 92 की बात होगी, 92 93 की, तो हम लोग कहाँ से देंगे पैसा, पैसा नहीं है। उस समय 40-50 रुपए मजदूरी पे काम करने वाले 100 रुपया उनके 3 दिन की मजदूरी हो गई भाई, 2 दिन की। तो मैं गया स्कूल में, मैंने कहा कि भाई आप हम लोगों से, सवर्णों से लगा दीजिए, 200 रुपया लगा लेकिन दलितों से पैसा मत लीजिए। ये आपने उस वक्त हाँ, स्कूल जाके हम बंद करा दिए स्कूल, हमने कहा नहीं लेंगे। बड़ा बवाल हुआ, सबसे गार्जियन टाइप लोग थे और मेरी उम्र कम थी, उस समय 18-20 साल उम्र थी। हमने क्या कहें, सब हमको लगे वो करने, हमने कहा नहीं, आप हम लोगों से एक्स्ट्रा ले लीजिए लेकिन उन लोगों से छोड़ दीजिए, और छोड़ दिए फिर। खैर, तो एक मैं कहने का तात्पर्य इस तरीके का एक भाव था कि समाज में यार, समाज का जो उपेक्षित तबका है, गरीब तबका है, हम सब भारत के नागरिक हैं, उनके उत्थान के लिए काम किया जाए तो अच्छा है। इस तरीके से एक राजनीतिक मन में सोच आ गई कि नहीं, इसके लिए बेस्ट प्लेटफॉर्म है राजनीति करके चुनाव लड़के जीत के आ जाए, जनता की सेवा की जाए।